हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास जो है वो रहने वाली है पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड, जिला प्रशासन और पंचायती राज व्यवस्था। क्लास किसके लिए है? स्पेशल फॉर बीएसटीसी। तो कल की क्लास में आ गई होगी। आज की क्लास में कल अपन ने पढ़ा था राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, हाई कोर्ट और विधानमंडल के बारे में। तो सारी चीजें क्लियर हैं। आज हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, शासन सचिवालय और जिला प्रशासन। ये चीजें आज की क्लास में देखेंगे। स्थानीय स्वशासन क्या होता है? शासन सचिवालय और जिला प्रशासन यानी जिला कलेक्टर। क्लियर है? जिला प्रशासन को मतलब जिला लेवल पे कौन कंट्रोल करता है। स्थानीय स्वशासन क्या होता है तो अपन पढ़ेंगे। जैसे त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। पहले देख लेते हैं कि जो स्थानीय स्वशासन है वो क्या होता है। पहले अपन पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन के बारे में। क्लियर है? स्थानीय स्वशासन, इसके दो स्तर हैं, शहरी और ग्रामीण, यानी नगरीय और ग्रामीण निकाय अपन पढ़ेंगे। और इसी के तहत पढ़ेंगे 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जिसे संवैधानिक मान्यता दी गई थी 1992 में। और संविधान में दो अनुसूचियां, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची भी इसी से रिलेटेड है, पंचायती राज व्यवस्था से। क्लियर है? 11वीं और 12वीं अनुसूची अपन पढ़ेंगे। स्थानीय स्वशासन की बात करें तो अपन बात करें अगर सत्ता की, जैसे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है तो त्रिस्तरीय ढांचा है। किस प्रकार से है त्रिस्तरीय ढांचा? समझिए, एक है केंद्र सरकार, ओके, एक है राज्य सरकार, और एक है स्थानीय स्वशासन। इस प्रकार से त्रिस्तरीय ढांचा है। फिर इसमें भी डिवाइडेशन है। क्लियर है? वो पहले मैं आपको बताऊं कि किस तरह से, जैसे ये राज्यों में डिवाइडेशन है, ये जिलों में डिवाइडेशन है। ये स्थानीय स्वशासन, जैसे गांव और शहरों की बात करें तो इसे क्यों बनाया गया? स्थानीय स्वशासन की बात करें तो स्थानीय स्वशासन को इसलिए बनाया गया क्योंकि जो स्थानीय यानी जो नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र हैं, स्थानीय का मतलब क्या है? लोकल से अपन हम करते हैं, डिनोट करता है ये लोकल को, यानी जो लोकल एरिया है वहां अच्छे से शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया था। अपन समितियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बलवंत सिंह मेहता समिति, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और एम.एल. सिघवी समिति यानी लक्ष्मीकांत, ठीक है। और बात करें अपन केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, यहाँ भी सत्ता का डिवाइडेशन होता है। यहाँ विकेंद्रीकरण है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है बंटवारा, फैलाव। सत्ता का केंद्रीकरण नहीं है, यानी एक केंद्र सरकार ही पूरे जनता, पूरे देश को टैकल नहीं करती, बल्कि ये सत्ता है उसका विकेंद्रीकरण है। वो अपन देख सकते हैं राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के माध्यम से। क्लियर है? पहले अपन देखें, ये चीजें अपन ने क्लियर की है। ये भाग नंबर 6 कल ही देखा था। केंद्र सरकार से पहले 5 नंबर भाग में पढ़ी। अपन स्थानीय स्वशासन की बात करें, यानी स्थानीय स्वशासन की बात करें तो सबसे पहले कि अपने भारत में इससे किसके ये विचार आया कि स्थानीय स्वशासन होना चाहिए, मतलब ग्रामीण तक, यानी मतलब छोटे से छोटे स्तर का अगर बात करें शासन है तो वो है स्थानीय स्वशासन, यानी छोटे से छोटा स्तर, यानी स्थानीय स्तर पर सुचारू रूप से शासन व्यवस्था को
चलाने के लिए क्यों जरूरत पड़ी? ताकि अपन चाहते हैं कि हर एक क्षेत्र का अच्छे से विकास हो। क्या चाहते हैं? हर एक क्षेत्र का अच्छे से विकास हो। हर एक, जैसे गांव की बात करें तो सरपंच है, सरपंच भी चाहेगा कि इस गांव का अच्छे से विकास हो, तभी नेक्स्ट 5 साल के बाद उसे वापस से प्रतिनिधि बनाया जाएगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा सरपंच को, क्योंकि उसने अच्छे काम किए हैं, यानी विकास के काम किए हैं अपने गांव के लिए। अगर अपन बात करें शहरों की तो शहरों में आ जाती है उसी तरह से नगर पालिका अध्यक्ष वगैरह होते हैं, पार्षद वगैरह होते हैं। उस प्रकार जैसे कि सरपंच होता है वैसे ही नगर पालिका अध्यक्ष वगैरह। और बात करें अपन पार्षदों में अपने नगर पालिका क्षेत्र की यानी नगरीय निकाय की, तो बात आती है वहां वार्ड पार्षद की। यहाँ भी वार्ड पंच होते हैं। स्थानीय स्वशासन दो प्रकार से, किस प्रकार से? शहरी और ग्रामीण, यानी नगरीय नाम भी आता है। और यहाँ बात आती है पंचायती राज की, यानी पंचायतें होती हैं, ठीक है। पंचायत समिति, इन्हें अपन पढ़ेंगे। पंचायत यानी ग्राम स्तर पर पंचायत, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति, और जिला स्तर पे है जिला प्रमुख। पंचायती राज ये आता है विलेजेस के लिए, गांव के लिए, गांव स्तर पर। अर्बन एरिया के लिए नगरीय निकाय, ठीक है। शहरी नगरीय निकाय, नगरीय स्वशासन ये है स्थानीय स्वशासन, यानी शहर और ग्रामीण के लिए। तो क्या रूल्स और रेगुलेशन है? कौन सी समिति ने सिफारिश की होगी? किस समिति के तहत इसे संवैधानिक दर्जा मिला? तो पढ़ते हैं, चलिए। वो मैंने बेसिक सी बात बताई कि स्थानीय स्वशासन होता क्या है, यानी त्रिस्तरीय ढांचा है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्यों बनाया गया इस चीज को? फिर ताकि अच्छे से जो स्थानीय जो क्षेत्र है उनका विकास हो सके। इसे लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1993 में ये प्रभावी हो गया था, अप्रैल 1993। क्लियर है? लेकिन बात करें अपन 1992 की, तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके तहत संवैधानिक मान्यता मिली थी कि हाँ, स्थानीय स्वशासन होना चाहिए, ये जरूरी है। क्लियर है? अब आगे बढ़िए। अब अपन टॉपिक पे चलते हैं, अपने स्थानीय स्वशासन। ये आपको समझाने के लिए थोड़ा सा, अगर स्थानीय स्वशासन का पता नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगी चीजें, ठीक है। देखिए, इसमें अपन दो चीज पढ़ेंगे। एक तो नगरीय निकाय, इसमें पढ़ेंगे नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ठीक है। अब बात करें ग्रामीण की, रूरल एरिया, यहाँ आता है पंचायती राज, यानी ग्रामीण स्तर पर, ग्राम स्तर पर। पंचायती राज, नगरीय निकाय। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे नगरीय निकाय में क्या पढ़ेंगे अपन, तो पढ़ेंगे अपन नगर पालिका, नगर परिषद। इसके लिए भी जनसंख्या मैटर करती है, यानी 20,000 से ज्यादा हो, 1 लाख से कम हो, नगर पालिका बनाई जाएगी। 1 लाख से ज्यादा हो, 5 लाख से कम हो, नगर परिषद बनाई जाएगी। क्लियर है? और 1 लाख से ज्यादा, 5 लाख से कम हो, वो नगर परिषद बनाई जाएगी। 5 लाख से ज्यादा हो, नगर निगम बनाए जाएंगे, नगर निगम। ओके। ग्रामीण स्तर की अपन बात करें, जैसे ग्राम स्तर पर पंचायतें, यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और जिला स्तर पे क्या कौन होता है? जिला प्रमुख होता है, ठीक है। जिला परिषद बनी होती है। ये ग्राम स्तर पे
ये खंड स्तर पे या पंचायत समिति स्तर पे, जिसे अपन बोलते हैं जहाँ तहसीलदार वगैरह बैठते हैं, खंड विकास अधिकारी, उपखंड विकास अधिकारी बैठते हैं वो। और यहाँ जिला स्तर पे यहाँ आ जाती है तहसील वगैरह, हाँ तहसीलों में पंचायत समिति होती है। क्लियर है। यहाँ होंगे सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच, और यहाँ बात करें तो यहाँ भी होंगे प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्य। जिला परिषद की बात करें, जिला प्रमुख होगा यहाँ पे, जिला प्रमुख, जिला उप जिला प्रमुख और जिला प्रमुख के सदस्य। और यहाँ अपन बात करें तो नगर पालिका अध्यक्ष, जिन्हें जनता द्वारा चुना जाता है। ये जो प्रधान होंगे या फिर अगर बात करें सरपंच की, तो सरपंच के प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता भाग लेती है, ठीक है, ग्राम स्तर पे। उसी प्रकार नगर पालिका की बात करें शहरों में, नगरीय निकायों में, ये तो है ग्रामीण स्तर का, लेकिन शहरों की बात करें नगरीय निकायों की, तो नगर पालिका की बात करें तो यहाँ अपन बात करते हैं जिससे चेयरमैन वगैरह बनते हैं। तो यहाँ वार्ड पार्षद होते हैं, यानी प्रत्येक वार्ड, क्योंकि जो शहर होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसके विकास के लिए एक कोई व्यक्ति डिनोट नहीं कर सकते अपन, और विकास के लिए फिर जो शहर है यानी जो तहसील स्तर की बात करें तो उसे वार्डों में बांटा जाता है। किसमें बांटा जाता है? वार्डों में इसे डिवाइड करते हैं। फिर वार्ड पार्षद उसमें नियुक्त किए जाते हैं। उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। तो वो क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है वार्ड पार्षद का। जो ये वार्ड पार्षद हैं ये किसे चुनते हैं? फिर अपने में से एक को ही क्या बनाते हैं? चेयरमैन बनाते हैं। यानी जो यहाँ मुखिया होगा यानी प्रमुख होगा इसका नगर पालिका का, वो चेयरमैन होगा यानी अध्यक्ष होगा, नगर पालिका अध्यक्ष। और यहाँ बात करें तो बात आती है सभापति की नगर परिषद में। ये थोड़ी बड़े लेवल की बात होगी। यहाँ भी सदस्य वार्ड पार्षद ही होंगे। यहाँ जनसंख्या मैटर करती है। यहाँ भी वार्ड पार्षद होंगे जो जनता चुनेगी, यहाँ भी वार्ड पार्षद होंगे। और यहाँ बात करें जो अध्यक्ष होगा नगर निगम का यानी खुद वार्ड पार्षद होगा, यानी वार्ड पार्षद अपने में से किसी एक को चुनेंगे। तो नगर निगम का जो प्रमुख होगा वो मेयर या महापौर कहलाएगा। तो आपके पूछे जा सकते हैं कि नगर निगम का प्रमुख क्या कहलाता है या नगर पालिका का प्रमुख क्या कहलाता है, ठीक है। या ऐसे पूछ ले कि नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है, लेकिन नगर पालिका का अध्यक्ष स्वयं नगर पालिका अध्यक्ष ही कहलाता है, जिसे अपन चेयरमैन बोलते हैं। क्लियर है। और यहाँ ग्रामीण स्तर की अपन ने बात की। एक शॉट नोट लेना चाहो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन स्टार्ट करते हैं पंचायती राज व्यवस्था। पहले ग्रामीण की पढ़ेंगे फिर शहरों की ओर बढ़ेंगे। ओके। देखिए स्पेसिफिक टॉपिक करते हैं पंचायती राज। यानी ग्रामीण स्तर पे या पंचायती राज, इसी के भी दो पार्ट हैं। 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले ग्रामीण देख लेते हैं फिर नगरीय अपने आप समझ में आएगा। एक बार के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और सभी की जो वार्ड पार्षद होंगे भले ही वो सरपंच हो, ठीक है, और वार्ड पार्षद हो भले चेयरमैन हो, उसकी उम्र है वो 21 साल होनी चाहिए चुनाव लड़ने की। जैसे अपन विधायक की पढ़ते हैं 25 वर्ष, राज्यपाल की 35 वर्ष, उसी प्रकार एज लिमिट यहाँ रखी गई है 21 वर्ष। ओके। देखिए पंचायती राज व्यवस्था थोड़ा सा यहाँ डिनोट करके लिख लीजिए। स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन के जनक तो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ये इंडिया लेवल का क्वेश्चन हो गया कि स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन। ज्यादा कुछ डिटेल नहीं करेंगे, जितनी आपसे पूछी जाती है बातें उतनी ही करेंगे। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है 1882 के लगभग लॉर्ड रिपन ने ही सुझाव दिया था स्थानीय स्वशासन को लेके।
ठीक है, जैसे आगे एक्ट बनते गए, फिर बातें थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई, फिर जाके अपने भारत आजादी के बाद क्या किया गया, इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया इस चीज को। से वैदिक काल में बात करें तो जैसे समितियां होती थी, सभा होती थी, ये उसी का ही रूप है, ये उसका मूल रूप है। जैसे सभा होती थी, समितियां, उसका भी अध्यक्ष होता था, पंच वगैरह पहले भी हुआ करते थे। बस बात इतनी है कि वो संविधान नहीं था तब, ठीक है, बाद में संविधान बना, इसकी संवैधानिक मान्यता दी गई, इसके लिए काफी प्रयास किए गए। तो सबसे पहले अंग्रेज की बात करें तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में ये सुझाव दिया, किसके लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए। तो स्थानीय स्वशासन के जनक या स्थानीय स्वशासन के पिता किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। ओके, और स्थानीय स्वशासन की बात करें, स्थानीय स्वशासन का स्वर्ण काल अगर बात करें तो राजीव गांधी। इन्होंने भी काफी प्रयास किया था। ये संविधान संशोधन अनुष्ठान था 63वां शायद 64वां ऐसे करके संविधान संशोधन था, उसके तहत स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिलाना चाहते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आती है, फिर उनके तहत क्या किया जाता है, जो 63वां और 64वां संविधान संशोधन है वो आगे जाके फिर तब तक के लिए और संविधान संशोधन हो जाते हैं, फिर 73वां और 74वां होता है, तो उसके तहत क्या किया जाता है, संवैधानिक दर्जा किया जाता है। लेकिन सबसे पहले कोशिश राजीव गांधी करते हैं, क्लियर है, इसलिए स्थानीय स्वशासन का स्वर्ण काल तो राजीव गांधी को कहा जाता है, क्लियर है। अब बात करें ग्रामीण स्तर की, पंचायती राज व्यवस्था। संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992, क्लियर है। और इसी के लिए संविधान में भाग 9 के आर्टिकल 243 से 243 और ये जोड़ा गया, ये है आर्टिकल। और अनुसूची भी जोड़ी गई, अनुसूची अलग से अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज व्यवस्था से थी। 73वां संविधान संशोधन 1992 संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है। और बात करें एक इम्पोर्टेंट जो समिति आती है वो आती है ML सिगवी समिति। इसी ने ज्यादा सिफारिश की थी कि हाँ भाई इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। लक्ष्मीकांत ML लक्ष्मीकांत LMN यानी लक्ष्मीकांत सिगवी समिति 1986, क्लियर है। ऐसे स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है तो लॉर्ड रिपन, क्लियर है। बात करें कि जो बलवंत राय मेहता समिति है वो किससे संबंधित थी, कुछ एक समितियां हैं, इसे पूछ लेता है कि ये समिति किससे संबंधित थी, तो पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित थी, क्लियर है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित थी। कोई कहे कि ये त्रिस्तरीय ढांचा होना चाहिए, कोई बोले कि ये द्विस्तरीय ढांचा होना चाहिए, तो मान्यता मिली त्रिस्तरीय ढांचे, क्लियर है। पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 भाग 9 आर्टिकल 243 से 243 को। विषय की बात करें तो इसमें विषय रखे गए 29 विषय, कितने हैं 29 विषय। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित भाग नंबर 9 आर्टिकल 243 से 243 और 73वां संविधान संशोधन 1992। अब बात करें कि अपने राजस्थान में सबसे पहले किस शहर या किस स्थान पे
यानी किस शहर की बात आएगी तो पहले अपन को गांव पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम स्तर पे क्या है, पंचायती राज है। तो कहाँ, किस गांव में यानी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, तो नोट लगा के लिखेंगे 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री बगदरी गांव है नागौर में, बगदरी नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया 1959 में। 2 अक्टूबर को यानी गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1959 को किसके द्वारा, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या, बगदरी नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, अगर क्वेश्चन यहाँ से उठेगा तो ये इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बगदरी गांव कहाँ है, नागौर में। बगदरी गांव की बात करें तो यहाँ ग्राम स्तर पे क्या की गई, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत, उद्घाटन किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो तत्कालीन 1959 में अपने भारत के प्रधानमंत्री थे। क्लियर है, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये इतनी चीज इंपॉर्टेंट है पंचायती राज व्यवस्था में। क्लियर, एक समिति थी जो मैंने आपको बता दी, एलन सिगवी समिति 1986। अब अपन इसकी प्रोसेस देखते हैं, इसका ढांचा देखते हैं कि किस प्रकार से क्या चीजें हैं, मतलब किस प्रकार से जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं जो कैंडिडेट हैं। ओके, ये आज की क्लास के टॉपिक हैं, एक टॉपिक तो चल ही रहा है। पंचायती राज, अब देखें कि त्रिस्तरीय ढांचा, नगरीय निकायों में भी 3 स्तर पढ़ेंगे अपन। पंचायती राज व्यवस्था, निम्न स्तर, मध्यम स्तर, ऐसे करके अपन एक डायग्राम बनाएंगे। सबसे निम्न स्तर, मध्यम और उच्च स्तर। यहाँ है ग्राम स्तर पर सबसे छोटी इकाई गांव, यहाँ से शुरू होगा। अगर सबसे छोटे क्षेत्र का विकास होना है तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है, गांव। सबसे छोटी इकाई कौन सी है, गांव। और गांव से मिलकर बना होता है शहर। उसके बाद में ये मध्यम इकाई आ गई, शहरों से मिलकर एक जो जिला है वो बना होता है, और जिलों से ही बनकर क्या बनता है, एक संभाग। एक संभाग के नीचे कुछ जिले आते हैं, ठीक है, और एक तहसील के नीचे कुछ गांव आते हैं। सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई, ग्राम स्तर। और मध्यम की बात करें यानी खंड स्तर, जिसे अपन तहसील वगैरह कहते हैं। जैसे बीडी होता है, ब्लॉक, जैसे तहसील होती है उसे ब्लॉक भी बोलते हैं कि हमारी ये ब्लॉक है, यानी नोहर अपनी ब्लॉक है, उस प्रकार से। क्लियर है।
यहाँ बीडीओ बैठता है और यहाँ वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर गांव के लिए आ गया। ब्लॉक यूज करते हैं खंड के लिए, अपन कहते हैं ना कि ब्लॉक, तो वो अपन तहसील या खंड के लिए अपन यूज करते हैं ब्लॉक नाम, ठीक है। ब्लॉक स्तर भी आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। और बात करें उच्च स्तर की तो जिला स्तर आ गया फिर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यहां देखें तो ग्राम पंचायत, यहाँ पंचायत समिति। इस चीज को, इस स्ट्रक्चर को समझना है, फिर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जिला परिषद, ओके, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति। जिला स्तर पे जिला परिषद हो गई, खंड स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे या तहसील स्तर पे, ठीक है, अपन तहसील बोल देते हैं। एसडीएम वगैरह होता है ना, तहसीलदार। और बात करते हैं बीडीओ, बीडीओ अधिकारी देखते हैं ना अपन, वो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, क्लियर है। और यहाँ होता है सरपंच, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। फिर पंचायत समिति में प्रधान, और यहाँ जिला प्रमुख, क्लियर है। उप सरपंच, और ग्राम पंचायत के सदस्य, वार्ड पंच आ गए, उप प्रधान। और बात करें पंचायत समिति के सदस्य, यहाँ उप जिला प्रमुख, और जिला स्तर पे कौन आ जाएगा फिर, जिला परिषद के सदस्य, ठीक है। और यहाँ होगा प्रशासनिक, बात करें यानी हर एक चीज के लिए ये दो चीजें जुड़ी होती है, तो राजनीतिक अधिकारी होते हैं और एक होते हैं प्रशासनिक अधिकारी। तो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी नहीं, ये राजनीतिक अधिकारी अपन पढ़ रहे हैं। ये जितने भी अपन ने अधिकारी पढ़े हैं, अपन अधिकारी तो कहेंगे इन्हें कि ग्राम पंचायत स्तर पे, पंचायत समिति पे, जिला परिषद पे, तो ये चीजें क्लियर कर ली। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो यहाँ होगा वीडियो, कौन होगा, वीडियो। और पंचायत समिति की बात करें तो वहां होगा बीडीओ, समझ में आया। वीडियो और बीडीओ यानी तहसीलदार, एसडीओ, यहाँ अपन कलेक्टर पढ़ते हैं, ये हो गई प्रशासनिक, क्लियर है। यानी जो जिलाधीश है वो आएगा यहाँ पे, जिलाधीश। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, डेवलपमेंट यानी विकास, ऑफिसर यानी अधिकारी, क्लियर है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और यहाँ वीडियो यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ये हो गए प्रशासनिक अधिकारी। और कलेक्टर आपको बताइए जो आरएस रैंक के होते हैं, ठीक है, क्लियर है। इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आज की क्लास का। आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो रही है।
अब देखिए अपन इसके एज की बात करें तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की, तो एक ही स्लैब में अपन बात करें तो 21 वर्ष तीनों के लिए ही पंचायत स्तर पे, यानी बात करें इसी की 21 वर्ष चुनाव लड़ने की उम्र। पार्षद की भी 21 वर्ष है और पंचायत स्तर पे 21 वर्ष है। किसके लिए? जो सरपंच वगैरह हैं, प्रधान है, और बात करें जिला प्रमुख। क्लियर है? अब उतार लीजिए जल्दी से। अब देखिए कि अगर इन्हें त्याग पत्र देना हो तो ये किसे देंगे? ठीक है, तो सरपंच है भाई, तो सरपंच किसे त्याग पत्र देगा? ऑब्वियस सी बात है, प्रशासनिक अधिकारी को देगा। ठीक है, अब बात करें, इसी स्लाइड पे बता दूं तो शायद हो जाएगा, वरना नेक्स्ट स्लाइड करते हैं अपन, यहाँ तो जगह नहीं रही। जो सरपंच है वो दे सकता है वीडियो को या वीडियो को। ठीक है, अपने से ऊपर अधिकारी को, यहाँ वीडियो है या फिर वीडियो को दे सकता है। लेकिन जो तहसीलदार यानी यहाँ पे ये प्रधान है ना, ये प्रधान किसे देगा? प्रधान देगा जिला, जो जिला प्रमुख है उसे देगा। क्लियर है? फिर अपन बात करें कि जो जिला प्रमुख है वो किसे देगा, तो वो देगा संभागीय आयुक्त को। क्लियर है? सारे सदस्य, पंचायत समिति के सारे जितने सदस्य प्रधान हैं, उप प्रधान हैं। यहाँ देना हो तो ये इसे दे सकता है, उप प्रधान प्रधान को, जिसे अपन करते हैं ना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। अब देखिए कि त्याग पत्र देना हो, जैसे समझ में आ गई वो उतार भी लिया होगा, नहीं बेटा नहीं है, आपको तीनों चीजें बता दी। 21 साल है, नगरीय निकाय और ग्रामीण निकाय, ठीक है, वार्ड पार्षद होते हैं उसके लिए भी 21 है। अब त्याग पत्र की बात करें, सरपंच वीडियो को, ठीक है, या वीडियो को दे सकता है। बात आई प्रधान, प्रधान किसे देगा भाई? मैंने अभी बताया आपको, प्रधान किसे देगा? जिला प्रमुख को। अपन ऐसे ना लिखे, यानी सारे सदस्य इसे देंगे, यानी ग्राम स्तर पे तो वीडियो और पंचायत समिति, समिति एक नाम मैंने लिख दिया तो सारे सदस्य याद आने चाहिए आपको। ये देंगे जिला प्रमुख, यानी अपने से जो ऊपर उच्चतम जिला प्रमुख। क्लियर है? यहाँ इनसे ऊपर था वीडियो और वीडियो, वीडियो को भी दे सकता है। ठीक है, पंचायत समिति स्तर पर, और यहाँ जिला स्तर पर जिला परिषद बात करें तो संभागीय आयुक्त, यानी जो जिला प्रमुख है वो किसे देगा? संभागीय आयुक्त को। ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, जल्दी से रिनोट कीजिए। 29 विषय है पंचायती राज व्यवस्था में, और जो इम्पोर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बता दी। जो समितियां में यानी किससे संबंधित हैं? बलवंत सिंह मेहता समिति, अशोक मेहता,
लक्ष्मी सिगरी समिति, ये जो समितियां हैं इसी से संबंधित है, याद रखिएगा। बलवंत सिंह मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल एन सिगरी समिति। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं नगरीय निकाय। अभी तो एक ही पार्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी दूसरा पार्ट अपन पढ़ेंगे नगरीय निकाय। ये चीज क्लियर होगी। इतनी चीजें लगभग पूछी जाती है। गांव में ग्राम सभा किनसे मिलकर बनी होती है, ये चीज अगर पूछ ली जाए तो ग्राम सभा में कौन शामिल होंगे, वो सदस्य शामिल होंगे जिनका मतदाता सूची में नाम रहे, यानी जो वयस्क नागरिक हैं, यानी 18 साल से ऊपर है वो नहीं, 18 साल से ऊपर तो है लेकिन उनकी वोटर आईडी बनी हुई है, वही क्या होंगे, ग्राम सभा में सदस्य होंगे। एक कभी पूछ लिया जाए तो ग्राम सभा में कौन शामिल होता है, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता सूची में पंजीकृत नागरिक, ये इनसे मिलकर ग्राम सभा बनी होती है। क्लियर है। गणपुत्ती कितनी होती है वो इतनी डिटेल नहीं पूछी जाएगी आपसे। अब बात करें अपन नगरीय निकायों की। नगरीय शासन, संवैधानिक मान्यता वही पढ़ना है। संवैधानिक मान्यता यानी 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992 प्रभावी होता है 93 में, लेकिन आपको ये पूछा नहीं जाएगा इतना, ठीक है, लेकिन जो चीजें पूछी जाएगी वो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे सा क्वेश्चन आएगा अगर यहाँ से आएगा तो जो विषय है वो विषय कितने हैं वो पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। और 74वां संविधान संशोधन 1992, बात करें 11वीं अनुसूची भाग 9 का कै 243, ओ तो वो था पी से जेड जी तक, 243 जेड जी, ये क्या है आर्टिकल, ये संवैधानिक मान्यता दे दी तो भाग नंबर भी पढ़ना पड़ेगा, अनुच्छेद भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और बात करें अनुसूची भी जोड़ी गई, अनुसूची 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, विषय कितने रखे गए, विषय रखे गए 18, कितने रखे गए 18। क्लियर है। 74वां संविधान संशोधन 1992 भाग नंबर 9 कै 243 पी से जेड जी, ठीक है। और अनुसूची 12वीं अनुसूची और विषय 18। जिस तरह से अपन ने पढ़ा कि ग्राम स्तर पे कहाँ शुरुआत की गई, तो जैसे अपन ने 2 अक्टूबर 1959 की बात की, पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया गया, सृजन किया गया या उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो अपन नोट लगा के एक बात लिखेंगे, इसी में ही नोट लगा के लिखिए। तो न्यूनतम जो स्तर होगा यानी निम्न स्तर पे होगी नगर पालिका, मध्यम स्तर पे आएगा अपना नगर परिषद, फिर उच्चतम स्तर की बात करें जैसे त्रिस्तरीय ढांचा पड़ा था उसी प्रकार इसे करेंगे। समझ में आ रहा होगा, गोल गोल बातें नहीं घुमानी है, ठीक है, समझनी है बातों को। क्लियर। और उच्चतम स्तर की बात करें तो वो नगर निगम, वो जनसंख्या पे डिपेंड करता है कि कितनी जनसंख्या पे कितनी, वो आधार जनसंख्या है, ठीक है, यानी राज्य की पहली नगर पालिका। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1864 में माउंट आबू स्थापित की गई, इसकी स्थापना की गई। स्थापित तो मतलब ये थोड़ी कोई चीज लाके वहां स्थापित की गई, ठीक है। ये भी त्रिस्तरीय ढांचा है, वो मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से है।
राज्य की पहली नगर पालिका 1864 में माउंट आबू में स्थापित की गई। ये फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है भैया आपसे, ये नोट डाउन कर लेना आप। 18 विषय हैं, उसमें 29 विषय थे, वो 11वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची है सीक्वेंस के साथ, इसलिए आपको याद हो जाएगा। क्लियर है। भाग नंबर 9 कै और 243 पी से जड जी, 74वां विधान संशोधन 1992। क्लियर है। ग्राम सभा आपने पंचायती राज व्यवस्था में करनी थी, जो मेरे को एक बार भी नोट करवानी थी, वो आप ये कि ग्राम सभा में कौन शामिल होता है, तो मतदाता सूची में जितने पंजीकृत व्यक्ति या नागरिक होते हैं वही ग्राम सभा सदस्य होते हैं। क्लियर है। राज्य की पहली नगर पालिका 1864 में माउंट आबू में स्थापित की गई, यानी भारत स्वतंत्रता से पूर्व। क्लियर है। अब देखिए इसका त्रिस्तरीय ढांचा पढ़ते हैं। त्रिस्तरीय ढांचा, उसके भी 3 स्तर थे। ये नगरों की बात करें यानी शहरों की। क्लियर है। वही बात निम्न स्तर, रेड लाइन से नोट कर देती हूं ताकि ये हाईलाइट रहे। मध्यम और उच्च स्तर। निम्न स्तर की बात करें तो यहाँ नाम आता है किसका, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। जैसे निम्न स्तर में अपन ने पंचायती राज में पढ़ा था, इसके बारे में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और इसके बारे में पढ़ा था जिला प्रमुख की जिला स्तर पे यानी जिला परिषद। क्लियर है। तो इसे यहाँ करेंगे पर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। क्लियर है। नगर परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। अब देखिए नगर पालिका, उसी तरह जिस तरह अपन ने पंचायती राज किया था, नगर परिषद, नगर निगम। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, यहाँ जनसंख्या मैटर करती है। ठीक है। क्या करती है, जनसंख्या। जनसंख्या को आधार रखा गया है कि इतनी जनसंख्या होगी तो उसे नगर पालिका बनाएंगे भाई, इतनी जनसंख्या होगी वो नगर परिषद है, और इतनी है तो वो नगर निगम है। क्लियर है। देखिए नगर पालिका तो 20,000 से ज्यादा, 1 लाख से कम। ठीक है। और ये 1 लाख से ज्यादा, 5 लाख से कम, ये 5 लाख से ज्यादा। और अपन जैसे बड़े बड़े महानगर पढ़ते हैं ना, वो बड़ी सिटियों में, उनकी भी 20 लाख, वो भी अलग प्रोसेस है, वो अपने स्थानीय स्तर की नहीं है, वो लेवल की है और राज्य स्तर पे आ जाती है। इसलिए मैंने आपको नहीं बताई। जिससे बड़े बड़े महानगर, पुलिस जिसके लिए नाम यूज किया जाता, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं अपन बड़े बड़े महानगर जैसे दिल्ली, कोलकाता, इन्हें, तो यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है तो इन्हें महानगर का नाम दिया जाता है। क्लियर है। यानी महानगरों में बड़े बड़े महानगर। क्लियर है। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। जो बात करें अपन, जो यहाँ का अध्यक्ष होगा वो होगा नगर पालिका अध्यक्ष। अध्यक्ष उसे अपन चेयरमैन भी कहते हैं, चेयरमैन। सारी चीज लिख दूं फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और यहाँ होता है सभापति।
जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। यानी सभापति का जो चुनाव है ना वो आपस में होता है, जो वार्ड पार्षद होते हैं उनके द्वारा। और यहाँ होता है महापौर, या नाम आता है मेयर। क्लियर है। इसमें जो सदस्य होते हैं वार्ड पार्षद, ये भी वार्ड पार्षद, यानी ये स्वयं खुद क्या होगा, पार्षद होगा एक वार्ड का। वार्डों में डिवाइड मैंने बताया कि नगरों में किया गया है। क्लियर है। गांव में भी क्या जाता है वार्ड पंच, ठीक, बड़े बड़े गांव हैं। तो यहाँ अपन बात करें शहरों की, तो शहरों में वार्ड बंटे होते हैं, तो वार्ड पार्षद होता है, ठीक है। सबसे छोटी अगर नगर की बात करें तो वार्ड पार्षद, और यहाँ भी वार्ड पार्षद। ये अपने में से चुनते हैं किसे बनाना है, मेयर महापौर किसे बनाना है। क्लियर है। इसके लिए फिर चुनाव जनता का नहीं होता, यहाँ वार्ड पार्षद पे डिपेंड करता है, और ये खुद पार्षद होगा अपने एक वार्ड का। क्लियर है। तो अगर बात करें चुनाव की, पार्षद की चुनाव की एज की बात करें तो ये पूछा जाता है 21 साल, न्यूनतम आयु कितनी, 21 साल। अब इसे जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, समझ में आ गई होगी सारी चीजें। वार्ड पार्षद ही होगा सभी में, और जो अध्यक्ष या सभापति मेयर है ना वो खुद क्या होगा, पार्षद होगा। जैसे अपन नहीं पढ़ते जो मुख्यमंत्री होता है वो विधायक होता है, ठीक उसी प्रकार। क्लियर है। फिर अपन करेंगे शासन सचिवालय। और ये चीज क्लियर कर दी कि 1864 में माउंट आबू आसाम की पहली नगर पालिका बनी थी। क्लियर। अब देखते हैं शासन सचिवालय, ठीक है। फिर देखेंगे जिला स्तरीय प्रशासन। अब ये शासन सचिवालय क्या होता है उसकी बात अपन करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा ये जानें कि त्याग पत्र वगैरह किसे देते हैं। फिर ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है जो पंचायती राज व्यवस्था है। त्याग पत्र की बात करें, एक बार इसे साफ करना पड़ेगा, वरना यहाँ जगह नहीं लिखने के लिए। वरना ये चीज ना लिखती तो जैसे नगर पालिका है तो यहाँ कौन होता है, अधिशासी अधिकारी, यानी जो ईओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ईओ अधिशासी अधिकारी। क्लियर है। इसे देंगे त्याग पत्र निम्न स्तर वाले। और यहाँ बात आती है आयुक्त की। प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ये ध्यान में रखना, प्रशासनिक अधिकारी आयुक्त, यहाँ होता है नगर आयुक्त।
जिस तरह से ये भी प्रशासनिक अधिकारी है, ये भी एक प्रशासनिक अधिकारी है। क्लियर है? जैसे संभागीय आयुक्त अपन पढ़ते हैं और ठीक उसी प्रकार है आयुक्त और नगर आयुक्त। ये नगर पालिका स्तर पे ईओ होता है और नगर परिषद पे आयुक्त, और यहाँ नगर निगम की बात करें तो नगर आयुक्त होता है। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। क्लियर है? नगर निगम, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका। एज मैंने आपको बता दी, दोनों में 21 वर्ष है। अब देखिए इतनी चीजें इंपॉर्टेंट बनती हैं, इनमें अगर पूछी जाएगी तो आपसे और ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो शॉर्ट नोट की क्लास है वो मैंने आपको बताई है, डिटेल इसकी और भी बहुत जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने वो चीजें आपको नहीं बताई, वन शॉर्ट में आपको थोड़ा समझा दिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक टॉपिक कंप्लीट हुआ अपना स्थानीय स्वशासन। ठीक है, दूसरा करते हैं शासन सचिवालय। देखिए शासन सचिवालय क्या होता है? दो तरह के अधिकारी मैंने बताया, शासनिक, प्रशासनिक और राजनीतिक। राजनीतिक की अपन बात करें जैसे राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार से, ये शासन सचिवालय क्या होता है? इसमें मुख्य सचिव इसका जो प्रमुख होता है ना, इसका मुख्य सचिव इसका प्रमुख होता है। जो सर्वोच्च पद है किसका? प्रशासनिक सेवा का, एक राज्य की तरफ से देखें तो। राजनीतिक में अपन पढ़ेंगे जैसे मुख्यमंत्री, ठीक है, राज्यपाल भी पढ़ते हैं, फिर अपन देखते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री, फिर अपन राज्य मंत्री, उपमंत्री। इस तरह से ढांचा बना होता है राजनीति का, एक विधानमंडल का। उसी तरह ही प्रशासनिक में होता है शासन सचिवालय, यानी जो प्रशासन को संभालता है। केवल एक व्यक्ति यानी एक राजनीतिक अधिकारी ही टैकल नहीं कर सकता, कानून की अच्छी जानकारी इसे भी होती है, पढ़ लिख के आया है। ठीक है, ये चुनाव लड़के जनता से माथापच्ची करने के बाद आए। ठीक है, शासन व्यवस्था के लिए ये शासन सचिवालय। यहाँ बात करें तो सबसे ऊपर मुख्य सचिव, और आयुक्त, अतिरिक्त सचिव, विभागीय सचिव। ये प्रॉपर टॉपिक नहीं है आपके, सिर्फ थोड़ी सी बातें बताएंगे कि शासन सचिवालय कहाँ है, कब स्थापना की गई। ठीक है, थोड़ी बात करेंगे, पहले मुख्य सचिव कौन बने, वर्तमान में कौन है, पहले महिला मुख्य सचिव। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे ऐसे आयुक्त, ऐसे कड़ी बनी होती है। ठीक है, विभागीय सचिव, अतिरिक्त सचिव और मुख्य सचिव, ये है प्रशासनिक ढांचा, ये है प्रशासनिक ढांचा, और ये है राजनीतिक। ठीक है, एक विधानमंडल की बात करें, ये दोनों मिलके काम एक राज्य को संभालते हैं। ये दोनों यानी प्रशासनिक प्लस में राजनीतिक अधिकारी, ये दोनों मिलके ही अपनी सेवा देते हैं, देश अपने राज्य के लिए तत्पर रहते हैं। अब कहते हैं सबसे पहले ये चीजें अपने टॉपिक में है, ये भी अपने टॉपिक में है। ये अपन ने भाग नंबर 6 में पढ़ ली और ये अपन पढ़ रहे हैं। क्लियर है? शासन सचिवालय। टॉपिक शासन सचिवालय। कहाँ है मुख्यालय का शासन सचिवालय, हेडक्वार्टर तो जयपुर। स्थापना की गई थी 1949 में, या अस्तित्व में आया भाई ये। ठीक है, 1949। मुख्यालय जयपुर, शासन सचिवालय, अपना शासन सचिवालय कहाँ है? जयपुर में, जहाँ विधानमंडल होगा उसी के समकक्ष होगा। ठीक है, विधानमंडल भी जो विधानसभा है अपनी वो जयपुर में है, 1949 में स्थापित या अस्तित्व में आया। अब देखें कि
जो इसका प्रमुख होता है शासन सचिवालय, ये भी अपनी जो शासन व्यवस्था है उसे अच्छे से टैकल करने के लिए इसे बनाया गया है शासन सचिवालय को। ठीक है, सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो होता है मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। क्लियर है? मुख्य जो सचिव है वो होता है प्रमुख किसका? शासन सचिवालय का। क्लियर? देखें कि सबसे ऊपर अगर अधिकारी है तो मुख्य सचिव ही होगा। राज्य स्तर पे सबसे जो प्रशासनिक सेवा का जो पद है सबसे ऊपर वो कौन सा है? मुख्य सचिव। अब देखें कि अपने राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन। क्लियर है? के राधाकृष्णन कौन थे? प्रथम मुख्य सचिव। अब दूसरी बात देखें कि प्रथम महिला मुख्य सचिव, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा, तो नाम आता है कुशल सिंह। ये क्वेश्चन पीछे शायद पूछा गया था। प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? अपनी राजस्थान की। राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं तो राजस्थान के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर है कि राजस्थानी टॉपिक चल रहा है राजस्थान के बारे में। ओके, प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह। बोले क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान में कौन है और इनसे पहले कौन थे। कहीं किसी और के समझ लो आप। वर्तमान में सुधांशु पंत। ठीक है, इनसे पहले कौन थी? तो उषा शर्मा। क्लियर है? इनसे पहले तो दूसरी थी उषा शर्मा, पूर्व में सचिव, मुख्य सचिव। क्लियर है? उषा शर्मा। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है शासन सचिवालय में जैसे कि आपको बताई और थोड़ा बहुत बोल के बताया कि ये चीज क्यों बनाई गई, किस लिए बनाई गई। मुख्य सचिव सबसे शासन सचिवालय का प्रमुख होता है। सबसे ऊपर का जो अधिकारी होता है वो होता है मुख्य सचिव प्रशासनिक। ठीक है, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन, महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह और वर्तमान में मुख्य सचिव है सुधांशु पंत। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी आई थिंक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपन, और एक तीनों जो टॉपिक है उनके लिए फैक्ट की बातें मैं लास्ट में बताऊंगी। कितनी ग्राम पंचायत है, कितनी नहीं है, वो सारी बातें लास्ट में करेंगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। के राधाकृष्णन के बारे में अपन ने पढ़ा। ठीक है, 1949 से लेकर 1950 तक जिनका कार्यकाल आता है। बात करें अनुसूचित जनजाति के पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो नाम आता है ओपी मीणा। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लेना ओपी मीणा।
80 थी। ठीक है, एससी नहीं, अनुसूचित जनजाति है इसलिए एसटी होगा भाई। ठीक है, शेड्यूल कास्ट नहीं, शेड्यूल ट्राइब। एसटी से फर्स्ट मुख्य सचिव, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, जिला प्रशासन। यानी जिला स्तर पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो कौन होता है? जिलाधीश। ठीक है, जिला प्रशासन स्टार्ट करें अपन, उससे पहले थोड़ी बात मैं आपको बता दूं। अपन पढ़ेंगे जिला कलेक्टर के बारे में। ठीक है, जिला कलेक्टर। जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन में आता है जिला कलेक्टर। कौन आता है? जिला कलेक्टर। सबसे जिला स्तर पे जिला प्रशासन की बात करें तो जिला स्तर पे कौन होगा? जिलाधीश। जिले अपन क्या कहते हैं? जिला कलेक्टर। प्रशासन की बात आई तो यहाँ आएंगे सारे प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, शाही नहीं है। सबसे पहले आप उस चीज को रिवाइज कीजिए, जो 2 टॉपिक मैंने क्लियर करवाए हैं उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सबसे पहले अपन पढ़े थे इसके बारे में, स्थानीय स्वशासन के बारे में। फिर अपन शासन सचिवालय अपन ने किया। अभी अपन करेंगे जिला स्तरीय प्रशासन। क्लियर है? इसकी मतलब जो जिला कलेक्टर है उसकी जिला स्तर पर क्या भूमिका रहती है उसकी अपन बात करेंगे। स्टार्ट करें क्लास को इसी से रिलेटेड। क्या क्या काम रहते हैं एक जिला कलेक्टर के अपने जिले को लेके? क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। जिला प्रशासन, यहाँ मेनली अपन बात करेंगे जिलाधीश की, यानी जिला स्तर पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिलाधीश। जिला स्तर पर कानून व्यवस्था को कौन बनाए रखता है? तो जिलाधीश। ठीक है, और बात करें यह सरकार की आंख कान बाहों की भांति कार्य करता है। ये उपमा दी गई है इसे। क्या क्या इंपॉर्टेंस है किसकी भाई? जिला प्रशासन में जिलाधीश की। ठीक है, यानी सरकार की आंख कान और बाहों की भांति का मतलब नजरे यानी निगरानी रखेगा। प्रशासनिक अधिकारी है ये भाई, आरएस लेवल का अधिकारी है, यानी कलेक्टर, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कलेक्टर इंग्लिश वर्ड है लेकिन जिलाधीश होता है, और जो जिलाधीश होता है वो दंड नायक के रूप में भी काम करता है। ठीक है, दंड नायक के रूप में भी काम करता है।
और जिला स्तर पर जितनी भी इसके अंडर में जो तहसीलें आती हैं, खंड स्तर आते हैं, उनको कंट्रोल करता है। क्लियर? पर सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, ये चीज पूछी गई है पटवार में कि सरकार की आंख कान बाहों की भांति कार्य कौन करता है, तो आंसर रहेगा जिलाधीश। कौन करता है? जिलाधीश। जिला स्तर पे कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम कौन करता है? तो जिलाधीश, जिला कलेक्टर। तननाई के रूप में भी जिले के स्तर पे काम करता है तो जिलाधीश। जिले स्तर पे सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जिलाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। क्लियर है? अब बात आई किसकी? कानून व्यवस्था। अपन ये 3 बातें कर ली, इसके अलावा और भी बातें हैं, जैसे कि अपन को चुनाव वगैरह करवानी है। चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में, यानी ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है, ये नाम किसके द्वारा दिया जाता है? निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। यानी जो चुनाव वगैरह होते हैं, जैसे विधायकों के चुनाव हो गए, यानी विधानसभा के चुनाव हो गए, स्थानीय स्वशासन के चुनाव हो गए, तो उनमें क्या करेगा? चुनाव में भी क्या करेगा? अब भाग लेगा, मतलब चुनाव भी करवाएगा। जिला स्तर पे जो चुनाव होंगे, काम पूछ ले तो जिला स्तर पर चुनाव को संपन्न करवाना। रिटर्निंग ऑफिसर यानी आपको पता है कि एक दलीय निकाय, मतलब एक सदस्यीय निकाय होता है राज्य निर्वाचन आयोग। क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, लेकिन उसकी जो कड़ियां हैं वो इनसे जुड़ी होती है। जो जिलाधीश है, संभागीय आयुक्त है, वो इनको काम बांट देते हैं, जो ये उसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में काम करते हैं। क्लियर है? किसके लिए? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में काम कौन करते हैं? जिलाधीश। यानी ये चुनाव में प्रभावशाली रहते हैं, आगे रहते हैं, यानी ये चुनाव करवाते हैं आगे होके। ये सारी कार्य व्यवस्था को देखते हैं जब चुनाव होते हैं तब, यानी ये जो चुनाव अधिकारी अपन कह सकते हैं, चुनाव अधिकारी। जिला स्तर पे कौन होगा? जिला कलेक्टर। ये बात की अपने जिला प्रशासन की, चलिए तो जिला प्रशासन के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, चुनाव अधिकारी के रूप में। यहां नोट डाउन कीजिए, ये जो बात है इसे किस तरह से लिखना है। चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश रिटर्निंग ऑफिसर कहलाता है। ठीक है, चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश रिटर्निंग ऑफिसर कहलाता है। कब? जब वो चुनाव करवाएगा ना, तो उसे फिर जिलाधीश नहीं कहेंगे, फिर अपन उसे रिटर्निंग ऑफिसर कहेंगे। क्लियर है? ये एक चीज नोट डाउन करनी है आपको। सारी चीजें क्लियर हो रही है आई थिंक। आगे बढ़े। जिले में भी 3 स्तर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, नगरों की बात की, शहरों की। उस प्रकार अगर अपन बात करें जिला स्तर की, इसके काम क्या होते हैं वो देखें। देखिए, अब दोनों चीजें त्रिस्तरीय वापस से ढांचा बनाते हैं। ये चीजें क्लियर होगी, काम अपन ने देख लिया। ठीक है, अगर जिला स्तर पे अगर बात करें अपन किसकी, भाई जनगणना करवानी है, तो जनगणना कौन करवाएगा? जिला स्तर पे जनगणना तो कलेक्टर। ठीक है,
और कोई आपदा वगैरह आ गई अपने किसी क्षेत्र में, जैसे वो जिला स्तर में आते हैं, यानी जिला के नीचे कोई ब्लॉक है या कोई तहसील है, तो आपदा या विपदा से निपटारा करने के लिए तो भी एक्शन कौन लेगा? कलेक्टर ये आदेश जारी करेगा, यानी एक जिले लेवल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। इसके 3 स्तर होते हैं। जिला स्तर की बात करें, एक तो जिला ही, जिसका मुख्यालय जिला नगर में ही होता है, ठीक है। और एक खंड या उपखंड स्तर पे, और एक तहसील स्तर पे। जैसे यहाँ तहसीलदार होता है, और यहाँ बात करें अपन तो वीडियो वगैरह की अपन ने बात की, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। और तहसीलदार ये जो होते हैं ना, ये किसके अंतर्गत आते हैं? राजस्व मंडल, ठीक है। तहसीलदार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राजस्व मंडल से क्या अधीन आता है, यानी भू राजस्व से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो कौन रखेगा? तहसीलदार। आंकड़े एकत्रित करना, क्लियर है। खंड या उपखंड स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे होगा। इसके 3 स्तर है। जिला, ठीक है, जिसका मुख्यालय जिला नगर में होगा, उसके अधीन आएंगे खंड स्तर और तहसील स्तर। राजस्व मंडल की बात करें, जो तहसीलदार इनकी नियुक्ति करता है, ठीक है, जो पटवारियों की भर्ती निकालता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, और अजमेर में क्या है इसका, यानी मुख्यालय है किसका? राजस्व मंडल का। यानी राजस्व मंडल की स्थापना 1949 में की गई। अजमेर इसका हेडक्वार्टर है। ब्लॉक की अपन ने बात की, जैसे एसडीएम वगैरह होते हैं। यहाँ तहसीलदार, क्लियर है, ये आरएस रैंक के अधिकारी होते हैं, ये भी, ठीक है। और यहाँ अपन ने बात करी ली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और अपन ने बात की तहसीलदार की, यानी एसडीएम वगैरह की अपन ने बात की। अब थोड़ी सी जिले की बात करें तो जिले में पुलिस की संबंध में जो सबसे बड़ा पुलिस अधीक्षक होता है वो पुलिस व्यवस्था का प्रमुख होता है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए इतना उतार लीजिए। कलेक्टर की अपन ने बात कर ली। अब खंड विकास अधिकारी और एसडीएम वगैरह इनकी अपन ने बात की। और जिले में अगर जिले लेवल पे देखें तो जिला पुलिस की बात करें, जिले स्तर पे कौन होता है? पुलिस अधीक्षक। पुलिस अधीक्षक होता है। जिला पुलिस स्तर पे बात करें तो जिला प्रशासन पढ़ रहे हैं तो लेवल की बात नहीं है, तो डीआईजी वगैरह, आईजी वगैरह अपन पढ़ते हैं, पुलिस रेंज पढ़ते हैं,
क्लियर है। पहला महिला पुलिस थाना की बात करें तो ये जयपुर में खोला गया था। प्रथम महिला पुलिस थाना 1889। चलो ठीक है, नोट डाउन कीजिए। इतनी अपन ने बात कर ली, इतनी इम्पोर्टेंट बात थी। बात करें तो जिला स्तर पे, खंड स्तर पे, तहसीलों की अपन ने बात की, तो इतनी चीजें इम्पोर्टेंट बनती हैं पुलिस प्रशासन को लेके और जिला प्रशासन को, यानी जिला स्तर पे किस तरह प्रशासन किया जाता है। और आपको पता है कि जिले कितने हैं वर्तमान में, वो पुरानी वाली तो 33 है, लेकिन एग्जाम में भी पीछे न्यूज आई थी कि एग्जाम में क्वेश्चन 33 जिलों के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा। जो प्रस्तावित थे और बनी है 50 हुए हैं, उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो उनमें ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 33 जो डिस्ट्रिक्ट है उन्हें अच्छे से क्लियर करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ें मैंने आपको करवा दी, और जो थी थोड़ी बहुत बातें वो भी मैंने पिछले क्लास की रिपीट करवा दी कि राज्यपाल के बारे में, मतलब वो तो डिटेल के साथ क्लास थी ही, लेकिन शॉर्ट नोट में इस क्लास में भी थोड़ा बहुत आपको बताया। और आपदा विपदा आ गई तो एक्शन कौन लेगा, कलेक्टर। जिला स्तर पर जनगणना करवानी है तो कलेक्टर करवाई भाई। निर्वाचन आयोग की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में, यानी निर्वाचन अधिकारी या चुनाव अधिकारी के रूप में रिटर्निंग ऑफिसर कहलाता है, यानी चुनाव करवाता है जिला स्तर पे, मतलब जनगणना करवाता है। क्लियर है, सारी चीजें क्लियर हो गई आई थिंक। अब क्लास को विराम देना है, ठीक है। राजस्व मंडल की बात करें तो 1949 में इसकी स्थापना हुई। अजमेर मुख्यालय है, ये पूछा जा सकता है, जो पटवारियों की भर्ती वगैरह करवाता है। क्लियर है। तहसीलदार जो मतलब भू राजस्व से रिलेटेड जो आंकड़े करेगा और मतलब जो भी दस्तावेज हैं वो संभालेगा, और गिरदावरी का जो काम है वो पटवारी करते हैं। पटवारी की जो भर्तियां और नियुक्तियां वो राजस्व मंडल करता है, अजमेर में जिसका हेडक्वार्टर है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अपन ने स्कीम वगैरह की थोड़ी बहुत बात कर ली, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की थोड़ी बहुत बात की। क्लियर है, तो सारी चीजें समझ में आ गई होगी, तो क्लास को विराम दें। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो क्लास को विराम देते हैं। आई थिंक सारी चीजें क्लियर हैं। पंचायती राज व्यवस्था, और आपको बताया मैंने नगरीय निकायों के बारे में, जिला प्रशासन की थोड़ी सी बात की, और शासन सचिवालय क्या होता है उसकी अपन ने बात की। ये और ज़्यादा बेसिक से नहीं पूछा जाएगा, हाँ इन्हीं से मतलब ऊपर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव, पहली महिला मुख्यमंत्री, एकमात्र और पहली महिला मुख्यमंत्री, ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आप आई होप कि सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई, और आई थिंक कोई डाउट भी नहीं रहा होगा। तो बीएसटीसी के अकॉर्डिंग जितना मेरे को लगा कि हाँ इतने में से हो पाएगा कि हाँ क्वेश्चन आ जाएंगे, तो मैंने करवाने की कोशिश की है। फिर भी डिटेल देखनी है तो पिछली क्लासें आपको देखनी पड़ेगी। तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि किस तरह के क्वेश्चन दे, डिटेल से दे या फिर सरफेसली दे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच आपका कीमती वक्त देने के लिए, और जुड़े रहिए उड़ान क्लासेस नोहर के साथ। बेस्ट विशेष फ्रॉम उड़ान क्लासेस नोहर। सभी बीएसटीसी के जो बच्चे हैं उनको बहुत बहुत आभार, या फिर जो कहूँ मैं धन्यवाद चुनने के लिए और देखने के लिए कि मतलब मैं चाहूँगी कि आपका बीएसटीसी का जो पेपर है वो क्रैक हो, आपको कॉलेज मिले, बीएसटीसी अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।